पंडित और एस्ट्रोलॉजर में क्या फर्क है? भारत की कुंडली और नरेंद्र मोदी जी की कुंडली को जब हम देखते हैं तो अभी जिस तरह से उनका मंगल इस मार्च के बाद जो परफॉर्म करने वाला है, कहना चाहिए बहुत ही टफ और हार्ड डिसीजन वाला होगा। किसी भी मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा की जाती है तो उसमें आंखों में पट्टी बांधी जाती है और जो मुहूर्त निकलता है उस मुहूर्त पे वो पट्टी हटाई जाती है और उन्हें एक आईना या कांच दिखाया जाता है जो ब्रेक हो जाता है। अभी जो शिल्पकार हैं श्री राम जी की मूर्ति के, उन्होंने बताया कि प्राण प्रतिष्ठा के बाद मूर्ति काफी ज्यादा भव्य हो गई है। कोई कहते हैं कि एक तो परेशान करते हैं, पूरे जीवन हम जिनसे प्रेम करते हैं, जब उनकी डेथ हो जाती तो क्या होता है, भाई जल्दी करो जल्दी करो। क्यों? आप तो प्रेम करते थे और रखो ना 4 दिन, शव को क्यों नहीं रखते? नमस्कार भूमिका जी एंड वेलकम टू द फर्स्ट एपिसोड ऑफ एपिक टॉक्स। और बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। अभी श्री राम जन्मभूमि में प्राण प्रतिष्ठा समारोह संपूर्ण हुआ है इसके लिए। इसी मंदिर से मैं रिलेटेड एक सवाल आपसे पूछना चाहूँगा। अभी जो शिल्पकार हैं श्री राम जी की मूर्ति के, उन्होंने बताया कि प्राण प्रतिष्ठा के बाद मूर्ति काफ़ी ज़्यादा भव्य हो गई है। तो इस पर आप क्या कहेंगे? बहुत सारे लोगों की आस्था जुड़ी है इस पूरे उससे, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ आस्था का नहीं, प्राण प्रतिष्ठा की जो पूरी प्रक्रिया है हमारे यहाँ मंदिरों में जो गर्भगृह बनाया जाता है और उसमें फिर मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा की पूरी प्रक्रिया की जाती है, ये अपने आप में एक बहुत गंभीर कहना चाहिए या बहुत सीरियस एक इस तरह का प्रोसेस है जिसको बहुत स्ट्रांगली निभाया जाता है। इसीलिए उस मंदिर में जो मूर्ति रखी गई है भगवान श्री राम की, रामलला के एक 5.5 वर्ष के बालक के रूप में, उसमें एक अलग ही भाव अब उन्हें खुद ही दर्शित होने लग गया है और वो उन्हें नहीं हो रहा, पूरी दुनिया को हो रहा है। और वो जब आप जितनी बार उनको देख रहे हैं, उनके दर्शन कर रहे हैं, आपको ये महसूस हो रहा है, क्योंकि एक तो प्रक्रिया का पूरा बहुत अच्छे से पालन हुआ है और दूसरी खास बात है कि इतने ज्यादा लोगों की आस्था उससे जुड़ी हुई है। तो जब हमारे तो हमारे तो राजा राम ही हैं, तो जब हमने एक 5 वर्ष के बच्चे को या बालक को हम जब देखते हैं कि वो इतने भावमय है, तो उनके चरित्र को अपने अंदर लाने के लिए हमें क्या करना होगा, और वो ही प्रेरणा दे रहे हैं हमें। तो समझ लीजिए कि वो जो भाव उनके मन में, जो भाव उस मूर्ति में आया है, उस विग्रह में आया है, वो भाव हम लोगों के बदलने की प्रेरणा के लिए है और वाकई में वो दिखाई दे रहा है। मैम, ये प्राण प्रतिष्ठा का प्रोसेस क्या होता है? प्राण प्रतिष्ठा का एक पूरा प्रोसेस इस तरह से होता है कि पूरे जितने भी यज्ञ हैं और उसकी जो वेदी बनाई जाती है, उसके बाद जो मूर्ति है, मूर्ति को पहले पूरे पंच तत्वों के साथ अलग अलग किया जाता है। पहले पानी में, जल में रखा जाता है, कुछ विशेष नक्षत्रों में, जो जल का नक्षत्र होगा उस समय जल में रखा जाएगा, फिर अन्न में रखा जाता है। अन्न में रखना यानी कि आपने भूमि तत्वों पे रखा है उसको, ठीक है। उसके बाद वायु के साथ तो है ही, आकाश तत्व के साथ थोड़ा ऊंचाई पे रखा जाता है तो आकाश तत्व का हो जाता है। इसी तरह से अग्नि के लिए उसके आसपास थोड़ी गर्माहट करके, ऐसे पूरे पंच तत्वों से, जैसे हम कहते हैं ना हमारा जो शरीर है ये पंच तत्वों से बना है, तो मूर्ति के साथ ये पूरी प्रक्रिया होती है पंच तत्वों की। और उस प्रक्रिया के बाद इतने मंत्र उच्चार किए जाते हैं जो हमारे वेदों में दिए हैं। जैसे माँ जब एक गर्भ धारण करती है तो एक कुछ समय तक हम कहते हैं कि अभी प्राण नहीं आए, उसके बाद प्राण हो गए हैं, फिर उसके बाद धीरे धीरे शरीर में विकास हुआ। तो ये जो पूरी प्रक्रिया है ये पूरी मूर्ति के साथ भी है। और इसीलिए जब किसी भी मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा की जाती है तो उसमें उन्हें एक आईना दिखाया जाता है, उनकी आंखों में, नेत्रों पे एक पट्टी बांधी जाती है और जिस समय जो मुहूर्त निकलता है उस मुहूर्त पे वो पट्टी हटाई जाती है और उन्हें एक आईना या कांच दिखाया जाता है जो ब्रेक हो जाता है। क्योंकि इतनी सारी प्रक्रियाएं वेदों के अनुसार आपने कितने मंत्रोच्चार किए, साउंड एनर्जी और सारी चीजों को किया, हील कहते हैं ना हम कि भाई उस चीज में प्राण आ गए, तो वो जो नेत्र की पावर है, जो दृष्टि से जो पावर आई है, उससे कांच टूट गया और उसको नॉर्मल ह्यूमन बीइंग तो कोई झेल ही नहीं सकता है, इसीलिए सबसे पहले कांच दिखाया जाता है। तो जो ये मैम यानी ये जो लाइफ में हमें दिखाया गया, एक सर्टेन टाइम पीरियड के लिए दिखाया गया कि प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, इस टाइम पे हो रही है, तो ये पीछे और भी यानी टाइम का प्रोसेस था या नहीं, ये एक दिन का प्रोसेस नहीं है। आप देखेंगे ना कि
रामलला को पूरे प्रांगण में एक बार घुमाया गया, लेकिन क्योंकि वो मूर्ति जो अभी विग्रह जो रखा है वो बहुत भारी होने की वजह से उनका एक छोटा स्वरूप भी सामने रखा है। अच्छा। आप सभी ने देखा हाँ, होगा हाँ, कि देखा हमने। एक तो पूरी मूर्ति का आकार है और एक और छोटा नीचे स्वरूप छोटा है। स्वरूप भी। ये हर मंदिर में होता है। अच्छा। हर कृष्ण जी मंदिर के में मंदिर में भी मैंने बहुत बार बिल्कुल देखा है। ऊपर भी एक विग्रह होगा और नीचे भी, जिनके पूरी उनके लिए भी वही पूरी प्रक्रिया फॉलो की जाती है। बिल्कुल। तो हमारे यहाँ जिस तरह से एक जीवित व्यक्ति को जैसे ट्रीट करते हैं, उसको सुबह उठना है, ब्रश करना है, फिर उसको ब्रेकफास्ट करना है, जो भी हमारी दिनचर्या है, वैसे ही हमारे विग्रह के साथ होता है। क्योंकि हमने नहीं माना है, हमने उसमें प्राण प्रतिष्ठा कर दी है। इसीलिए जिनके यहाँ लड्डू गोपाल होते हैं, आपने देखा होगा, हाँ, जो मेरे घर लड्डू में भी गोपाल है। की सेवा करते हैं, उनके घर में पहले भोजन बनता है तो लड्डू गोपाल के लिए, घर के छोटे बच्चे को पहले भोजन मिलेगा। ठीक है, वो भगवान तो है लेकिन हमारे घर के बच्चे भी हैं, क्योंकि आपने उनको उस तरह से सहेजा है। ऐसा भी होता है कि अगर हम लोग कई बार बाहर भी जाते हैं तो उनको साथ लेकर जाते हैं, हाँ, उनको रात को लॉक सुलाते नहीं हैं। करते हैं। ठंड में आप देखिए उनके कपड़े बनते हैं, उनका बिस्तर बनता है, प्रॉपर लगता है। स्वेटर बुने जाते हैं। हाँ, proper तरीके से स्वेटर, जैसे बच्चे बिल्कुल। बनते हैं। मैम, मेरे घर में एक बार ऐसा भी हुआ था कि मम्मी रात को उनको खाना देना भूल गई थी, और उसके बाद जैसे कि मैं घर पे खाना खा रहा था तो मुझे फंदा लगा बहुत जोर से, और उसके तुरंत बाद मेरे भाई को लगा, तो तभी मम्मी को ध्यान आया कि ये लड्डू गोपाल को खाना खिलाना भूल गई। लड्डू गोपाल ऐसे ही है, जब भी भगवान श्री कृष्ण की बात करेंगे तो वो अपने घर में ऐसी नटखट लीलाएं करेंगे ही करेंगे। यदि आपके यहाँ पे जागृत है और उनकी सेवा वर्षों से हो रही है, तो आप ये मान के चलिए कि वो आपको इंडिकेशन भी देंगे। जब उनको बुरा लगेगा ना, आपको अचानक ऐसा लगने लगेगा, फील होने लग जाएगा, फील कुछ अलग सा। बिल्कुल कि कुछ तो कमी है, कहीं तो है, कुछ प्रॉब्लम है जिसको हमें रिजॉल्व करना है। जैसे एक बच्चा जिद करता है ना कि उसे वही चाहिए, बिल्कुल ऐसी स्थिति होती है। भूमिका जी, कुछ इसी तरह के इंडिकेशंस हमारे पितृ भी देते हैं अक्सर। हमें पता नहीं होता कि कौन हमारे पितृ बनेंगे जी, या फिर उनको किस जगह पे स्थापित करना चाहिए। पितृ तो हमें पता ही होता कि कौन है, क्योंकि हमारी जो लाइनेज चली आ रही है। देखिए, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यहाँ समझनी पड़ेगी, साइंटिफिक है। पितृ को आप सिर्फ वो एस्ट्रोलॉजी के एक पर्टिकुलर सेगमेंट से नहीं जोड़ सकते। आप देखिए कि जिनका डीएनए आपके अंदर है, जिनका वंश आपके ब्लड में ना, उनके डीएनए किसी का एक जैसा नहीं होता, फिर भी आपके डीएनए में पता चल जाता है, डीएनए मैचिंग। तो जिनके वंश को, जिनके लाइनेज को हम आगे लेके जा रहे हैं, उनके हर चीज का असर आपके जीवन में पड़ेगा बहुत गहरे तरीके से। यदि वो किसी समय में असंतुष्ट रहे हैं, असंतुष्ट जिए हैं, असंतुष्ट मरे हैं, तो आप कैसे ठीक रहेंगे जब आप उनके डीएनए को कैरी भी कर रहे हो और उनकी संपत्ति का भोग भी कर रहे हो। बिल्कुल। तो ये चीज सही है या गलत? यानी कोई भी कहते हैं कि पितृ परेशान करते हैं। देखिए, पितृ दो स्थिति समझनी चाहिए कि यदि वो असंतुष्ट रहे हैं जीवन में, है ना, और फिर उसी स्थिति में उनका देहांतवास हो गया, तो वो असंतुष्ट गए। यदि वो असंतुष्ट आप लोगों से गए, तो वो आपको कोई ना कोई चीज है वो नहीं देंगे। और जैसे मैं मानती हूँ कि ब्लेसिंग्स सबसे बड़ी चीज है। आज जो सबसे बड़ी चीज, संपत्ति तो सब देके जा सकते, ब्लेसिंग्स वो उसी को छीन लेंगे आपसे। तो देख, संपत्ति अरबों की आपके पास आ भी गई, लेकिन आप उसको यूटिलाइज ही नहीं कर पा रहे। आप देखते हैं ना, कई लोगों के संपत्ति विवाद ही चलते रहते जीवन भर। बट उस चीज को यूटिलाइज नहीं कर पा रहे। आपके पास कुछ भी लिक्विड में नहीं रहेगा, आप यूज नहीं कर सकते। हाँ, कहेंगे करोड़ों के मकान है, जमीनें, ये है, वो है। When the utilization of the things, everything is blocked because you are not getting. लेकिन पितरों का सिर्फ इतना ही नहीं है। यदि पितृ दोष वाकई में किसी की कुंडली में है, तो ऐसे लोगों को उनकी संतति आगे बढ़ाने में बहुत दिक्कत आती है। बच्चे नहीं होते हैं, ऐसे लोगों की शादियां, घर में शादियां ही नहीं होती, कोई मांगलिक कार्यक्रम नहीं होंगे। आपने पितरों को रुष्ट किया है ना, कुछ भी आपने नहीं किया है, किसी कारण से हुए। पितृदोष जो होता है, ये कुंडली में होता है या फिर कर्मों के हिसाब से होता है? दोनों चीजें हैं। कुंडली में पितृदोष होगा, इसका 2-3 चीजें समझ लीजिए। यदि मान लीजिए कि आपकी कुंडली में सूर्य बहुत कमजोर है, तो पितृदोष की स्थिति बनती है। राहु, केतु, शनि या इस तरह के जो प्लैनेट्स हैं जो कि थोड़े हार्श हैं, ये आपके भाग्यस्थान या पिता की जगह पे बैठे होते हैं, नवे घर में, तो भी पितृदोष आपकी कुंडली में लग जाता है। और ऐसे सभी लोग जिनको पितृदोष की शिकायत है और पितृदोष के कारण जीवन में बहुत बाधाएं आ रही, बहुत आप पराक्रम कर रहे हो, आप चीजों को व्यवस्थित करने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन रिजल्ट नहीं आ रहा है,
ठीक है, मॉनिटरिंग टर्म्स में चीजें काम ही नहीं कर रही। इसका मतलब है कि आपको दिखाना चाहिए कि यदि पितृदोष है तो हाउ शुड आई, कैसे हमें उन पितरों को प्रसन्न करना है, हमें कैसे पितरों के लिए कुछ ऐसा चीज करनी है जिससे कि हमें ब्लेसिंग्स मिल जाए और वो प्रोसेस पता ब्लॉकेजेस होनी चाहिए। खत्म हो जाए। तो मैम पितृदोष को हटाने के लिए क्या रेमेडी सजेस्ट करते हैं आप? पितृदोष के लिए सबसे महत्वपूर्ण रेमेडी है कि आप सबसे पहले सूर्य को मजबूत कीजिए कुंडली में। सूर्य पिता का भी कारक है, सूर्य आत्मा का भी कारक है। अच्छा। ठीक है, और दूसरी खास बात कि जब 16 दिन आते हैं जो पितरों के, हम कहते हैं ना पितरों के दिन हैं, उन दिनों श्राद्ध। में आप पितरों को संतुष्ट करने के लिए एक किसी जरूरतमंद व्यक्ति को भोजन जरूर कराइए। आपके जो भी पितर आपको अभी तक याद हैं उनको लेके जो आप पूजा पाठ करा सकते हैं वो जरूर कराइए। और एक सबसे अच्छी बात है कि साधारण पितृदोष की स्थिति में आप दक्षिण दिशा में एक दीपक उनके नाम से प्रज्वलित करेंगे और उनको कहेंगे कि आप हम पे कृपा बना के रखिए, तो जरूर वो उस चीज को मानेंगे, क्योंकि वो आपके भाव को समझ रहे हैं। जो व्यक्ति देह में नहीं है वो देह की चीजों को ले नहीं सकता। आप भोजन लगाओगे, भोजन खा नहीं पाएंगे, लेकिन सूक्ष्मता से वो देखेंगे कि आपने अर्पण किया है। ठीक है, तो दक्षिण दिशा पितरों की दिशा मानी गई है, यम की दिशा मानी गई है, इसीलिए दक्षिण दिशा में जब दीपक लगाएंगे, तेल का दीपक लगाएंगे, तो वो आपके पितरों को संतुष्टि मिलती है कि आपने कोई एफर्ट किया उनके लिए। और उनको पता पड़ता है कि हाँ Yes. चीज एफर्ट करे। हाँ, अच्छा मैम एक क्वेश्चन था, जैसे ज्यादातर लोग ना, अब पहले तो एक सबसे प्यारा क्वेश्चन कि पंडित और एस्ट्रोलॉजर में क्या फर्क है, क्योंकि ज्यादातर लोग पंडित के पास जाते हैं, वो पंडित जी बताते हैं कि ये ऐसे जो भी विधि मंदिर होगी। में कुंडली देखने हाँ। वाले पंडित होते हैं उनके पास। तो यानी क्या फर्क है देखिए पंडिताई जो है वो पूरा हमारे अनुष्ठान से जुड़ा हुआ काम है, मतलब भगवान की पूजा अर्चना करना, वेद का पाठ करना और सारी चीजें। एस्ट्रोलॉजी ज्योतिष से जुड़ा हुआ ज्ञान है, क्योंकि ये दोनों कनेक्टेड हैं आपस में। जैसे कि हमने जब ईश्वर के हमारे 9 ग्रहों के बारे में हमने अर्चना की है या उसमें हमने पढ़ाई की है, और उसी के बाद हमने कुंडली से जुड़े हुए ज्ञान भी प्राप्त किए, तो पंडित भी एस्ट्रोलॉजर होते ही हैं, क्योंकि वो जानते हैं उस बारे में, उनको जानकारी है। आजकल तो बहुत सारे कोर्सेज हो गए हैं जिसमें कि पूरा पढ़ाया जाता है, जिसमें पंडित होना आवश्यक तो नहीं है, लेकिन हाँ एस्ट्रोलॉजी करने के लिए आपको उस विषय का ज्ञान होना बहुत आवश्यक है, क्योंकि यदि सही ज्ञान से आपने व्यक्ति को समाधान दिया है तो उस व्यक्ति को उस चीज से बहुत राहत मिलेगी। लेकिन यदि आपका ज्ञान सही नहीं है और आपने उसको जो समाधान दिया वो उसको सूट नहीं किया, सही बात है, बिल्कुल मेडिसिन की तरह है ये। डॉक्टर की गलत दवाई आपको कहाँ ले जाएगी आप समझ लीजिए, बिल्कुल ऐसे ही एस्ट्रोलॉजी। तो हम बिलीव कैसे करें ऐसे? हाँ, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए सबसे पहले तो आप ऐसे व्यक्तियों के पास आपको जाना चाहिए जिनसे आप थोड़ा कनेक्ट फील करते हैं। पहली चीज, उनके नॉलेज के बारे में आपको खुद को कितना पता है ये भी आप समझ लीजिए, क्योंकि बहुत सारी चीजें आजकल देखिए इंटरनेट का जमाना है, हर चीज जो भी कोई बोलता है वो चीज वायरल हो जाती है। लोग जाने या नहीं जाने आधी अधूरी जानकारियां जो कि बहुत घातक है ज्योतिष के मामले में भी, वो सारी चीजें जब प्रदर्शित होती हैं और लोग उनको इम्प्लीमेंट करना शुरू करते हैं, ये खतरनाक है। इसलिए मेरा एक सिंपल सा सुझाव है सभी के लिए कि आप जिस भी एस्ट्रोलॉजर को चुनते हैं, आप देखिए कि उनके ज्ञान को आप कितना खुद भी लॉजिकल समझ पा रहे, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी पूरी तरह साइंस बेस्ड है। एक भी चीज बिना साइंस के नहीं है, बिना तो आपको समझ में आ रहा है और सामने वाला आपको समझा रहा है, वो चीज है। दूसरा कि आपका अंतर्मन कर रहा है उस कर्म को करने का, तो कीजिए। अच्छा ये चीज भी होती है इसमें? क्यों नहीं होता? कोई डॉक्टर है, देखिए हमारे फैमिली में एक डॉक्टर होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, फैमिली फिजिशियन है ना? क्यों? आप बचपन से लेके आज भी वो आपके नस से, आपकी हर चीज से वाकिफ है। उसको पता है, आप गए ना, आपने अच्छा निखिल ये प्रॉब्लम है, चलो ये दवाई ले लो, वो देखेंगे भी नहीं। आपको क्या लगेगा इन्होंने बिना देखे बता दिया? उन्होंने बिना देखे नहीं बताया, उनको आपकी पूरी चीजें पता है कि इसको कब क्या होता है। एग्जैक्टली। इसी तरह से जो लोग आपके लोगों को जानते हैं, आपके फैमिली को जानते हैं, उनको पता है कि भाई इनके पितृ भी कौन होंगे, जैसे आपने अभी क्वेश्चन किया था, उनको ये भी पता होगा कि इनके जीवन में क्या घटनाएं घटी है और क्यों घटी है। यदि वो व्यक्ति अच्छा जानकार होगा तो डेफिनेटली वो उन चीजों का ट्रीटमेंट करते हुए बता देंगे आपको। अभी ऐसे ही हमारे घर में एक पंडित जी हैं जो हमारी 7-8 पीढ़ियों से उनके बच्चे और उनके बच्चे हमारे सभी हवन करते हैं।
तो अभी कुछ दिन पहले ऐसा हुआ था कि हमारे घर में एक बच्चा हुआ था और उनको पता था कि कुछ दिन पहले एक डेथ भी हुई है, हाँ तो उन्होंने वो हवन करने से ही मना कर दिया था। हाँ बिल्कुल, ये तो सही है। तो इसीलिए एक सदी मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी चले हुए पंडित के साथ अपने अनुष्ठान कराना एक अच्छी चीज हो सकती है। हाँ, देखिए क्या है कि ये जो जन्म और मृत्यु है ना, इसको हम लोग सूतक की तरह देखते हैं। हाँ। सूतक मतलब एक ऐसा टाइम पीरियड है, हमारे हाथ में कर्म है, ईश्वर ने हमें बुद्धि दी है और कर्म करने की शक्ति दी है, पराक्रम दिया है। जन्म और मृत्यु उन्होंने अपने हाथ में रखे हैं। लेकिन फिर भी जब किसी व्यक्ति का जन्म होता है तो उस घर में सूतक लगता है 3 दिन का, ठीक है। किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो हम कहते हैं कि भाई सूतक है, क्योंकि एक समय खुशी बहुत है और एक समय दुख बहुत है, ठीक है। इसको बहुत बारीकी से समझते हैं तो उस समय उस घर के लोगों के इमोशंस बहुत अलग डायमेंशंस में है, तो किसी भी काम को करने की इजाजत नहीं दी जाती। इतना साइंटिफिक है सनातन। बहुत चीजें मैम ये तो एक साइंटिफिक या फिर ऐसे लोगों का रीजन है जिनको इस चीज की नॉलेज है, लेकिन जनरली हमारे साथ या फिर रोजमर्रा की जिंदगी में हम क्या देखते हैं कि सूतक यानी कि किसी की मौत हुई घर में या फिर कोई बच्चा हुआ, इस चीज को बहुत ज्यादा इम्प्योर समझा जाता है। हाँ, अशुद्धि ही है वो। बेसिकली क्या होता है, आप बॉडी से समझेंगे उस चीज को कि जब कोई बच्चा जन्म लेता है तो उस माता को कितनी पीड़ा हुई है, समझा आपने कभी? उस दर्द को 1 सेकंड के लिए समझना भी, जिस व्यक्ति को वो पेन नहीं हुआ है ना, संभव ही नहीं है। एक ऐसा कहा जाता है हमारे यहाँ कि जब कोई महिला जन्म देती है तो उसका खुद का पुनर्जन्म होता है, यानी बहुत पेन से गुजरती बहुत ज्यादा पेन से गुजरते हैं। तो एक इम्प्योरिटी साथ में होती है जब तक उसका, क्योंकि वो अभी तक गर्भ में था, गर्भ से बाहर आया है, अब दुनियादारी सारी चीजें अब धीरे धीरे होंगी। तो जो संस्कार हमारे इसमें दिए गए हैं, क्योंकि वो बॉडीली इम्प्योरिटीज हैं उसमें, इसीलिए उसको सूतक कहा जाता है। इमोशन इज द वन ऑफ द फैक्टर दैट की हाइट ऑफ खुशी एंड दुख, ठीक है। लेकिन वो जो आप कह रहे हो वो इम्प्योरिटीज डेफिनेटली है। इसी तरह से जब कोई शरीर छोड़ता है, ठीक है, तो हम क्या कहते हैं, देखिए जब पूरे जीवन हम जिनसे प्रेम करते हैं, जब उनकी डेथ हो जाती तो क्या होता है, भाई जल्दी करो जल्दी करो। क्यों? आप तो प्रेम करते थे, और रखो ना 4 दिन, शव को क्यों नहीं रखते? शाम तक निकालना। जैसे ही इस शरीर से प्राण छूटता है, इसके अंदर वो फॉर्मुलेशन शुरू हो जाते हैं जो कि अंदर से गलाना शुरू कर देती, सड़ान शुरू हो जाती है, ठीक है। कोई नहीं चाहता शव को घर में रखना, बिल्कुल। तो जो इम्प्योरिटीज है, इसी कारण कहते हैं कि ये जो अशुद्धि के कुछ दिन है, जब तक कि उसकी पूरी प्यूरिफिकेशन की प्रोसेस नहीं हो जाए। इसीलिए जन्म जब होता है किसी का, उन लोगों को फिर मंदिर में पूजा पाठ कुछ दिन नहीं की जाती। मृत्यु में भी सेम ही। हम एक इसी तरह से मिलता जुलता मेरा एक सवाल है कि मेंस्ट्रुएशन के दौरान लड़कियों को मंदिर जाना अलाउड क्यों नहीं है, जबकि ऐसा कहा जाता है कि हमारे रिलीजन में दोनों ही जेंडर्स को बराबर माना गया है। जेंडर्स तो हमारे यहाँ बराबर ही हैं, लेकिन मेंस्ट्रुएशन फिर आपकी शरीर की एक प्रोसेस है, ठीक है। उस समय वो जिनको मेंस्ट्रुएशन, जिस बच्ची को है, लड़की को है, वो उस समय भी बहुत पेन में रहती है। मतलब क्या होता है कि उस समय जो शारीरिक रूप से उस व्यक्ति को आराम की आवश्यकता है, क्योंकि जो अनावश्यक चीजें वो आपके शरीर से बाहर निकल रही है। पहले पुराने काल में इतना ज्यादा शुचिता का ध्यान नहीं रख पाते थे, उतना ज्यादा सारी चीजें बहुत उस तरह से एक फॉर्मेट में नहीं थी। इस वजह से मंदिरों में जाने का दूसरी बहुत महत्वपूर्ण चीज ये है कि जो मंदिर होते हैं, जो भी प्योर जगह होती है, वहां एनर्जीज बहुत हाई होती है। और यदि बॉडीली आप बहुत वीक फील कर रहे हैं तो आप किसी ना किसी ऐसी चपेट में आ जाएंगे जो कि सही ऊर्जा नहीं है, फिर आप उसको कैसे डील करोगे? बिल्कुल। इसीलिए आपकी खुद की सेफ्टी के लिए कहा गया। इसमें कोई जेंडर बाइफिकेशन या ऐसा नहीं है कि भाई लड़की है इसलिए, लड़का है इसलिए, नहीं। आपकी सेफ्टी के लिए ये एक दिया गया धर्म के अनुसार कि भाई इतने दिन आप, जब तक आप शुद्ध नहीं हो जाते शरीर से, तब तक आप इन ऊर्जाओं को इन्वोक मत करो, ताकि वो ऊर्जा नहीं आई, दूसरी ऊर्जा आ गई, तब आप क्या करोगे? यानी उस टाइम पे बॉडी की एनर्जी लेवल बिल्कुल डाउन होता है, बहुत डाउन होता है। हाँ, कोई ना कोई, जैसे कहते हैं पहले समय में तो बहुत सारे रेगुलेशंस थे,
मेंस्ट्रुएशन के समय बाल खोल के नहीं रखना है, हाँ, इत्र का प्रयोग ये नहीं अभी भी करना होता है है, मैम। इमली के पेड़ के नीचे बिल्कुल नहीं जाना है। और ऐसा भी बोलते हैं कि जो कवारे लड़के होते हैं अक्सर उनपे भी ज्यादा चांसेस हाँ। होते हैं भूत प्रेत या फिर हाँ, ऐसी एनर्जीज के बिल्कुल, अट्रैक्ट होने का। और बिल्कुल हमने सही। अपने पेरेंट्स से ये भी सुना है कि जवानी के टाइम पे छत पे मत सो। आप देखिए कि किसी बहुत सारी ऊर्जा ऐसी रहती है, जैसे कि जो लोग अभी देह में हैं लेकिन कुछ आकांक्षाएं मन में हैं, जीवन साथी ऐसा होना चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, कुछ भी पूरा नहीं हुआ और देह चली गई, क्या बचा फिर? प्राण बचे। प्राण हम कहते हैं ना, जो भूत पिशाच जो भी चुड़ैल और जितनी भी चीजें, ये सारी एंटिटीज काम करती हैं, ठीक है, काम करती हैं, मतलब ये प्रेजेंस है इन सब की। अलग अलग मनोकामना के साथ अलग अलग व्यक्ति का मृत्यु हुआ और वो इनकम्प्लीट रह गया, वो उसको कैसे पूरा करेगी जबकि शरीर ही नहीं है? उपभोग कैसे करते हैं हम? अभी उठा के प्यास लगी तो पानी पी लेंगे, दे कांट। हमें भूख लगी तो हम खाना खा लेंगे, वो तो कर ही नहीं सकते। इसी तरह से जब बात आती है संभोग की, वो भी नहीं कर सकते, लेकिन आकांक्षा तो है, वो तो आप खत्म नहीं कर सकते। तो उस आकांक्षा को पूरा करने के लिए वो उन देहों का इस्तेमाल करते हैं, जो लड़की है या लड़के हैं, जो भी हैं, तो फिर वो उस तरह की प्रवृत्ति भी हो जाती व्यक्ति की भी, जिसके अंदर वो आत्मा गई है या जो भी है। तो आप जाओ मेहंदीपुर बालाजी, मेहंदीपुर बालाजी में इस चीज को आप लाइव देख लोगे। हाँ। किसी की आवश्यकता नहीं है। लोग उल्टे लटके होते हैं और हाँ। बहुत डरावना माहौल होता है वहाँ का। एग्जैक्टली। तो वो कहाँ से, वो सारी चीजें कहाँ थी? कहीं तो होगी, कहीं एग्जिस्ट कर रही होगी। भी काफी सारी एनर्जीज बैठी हुई है, कुछ भी हो सकता है। ये मान के चलो कि हम जितने लोग हैं उसके अलावा भी कुछ लोग हमारा कॉन्वर्सेशन सुन रहे हैं। ऐसा संभल के जरा। ऐसा क्या तरीका है कि अपने ऑरा को इतना स्ट्रॉन्ग किया जाए कि किसी भी तरह की नेगेटिव एनर्जीज इम्पैक्ट ही ना कर पाए? बिल्कुल सही, बहुत अच्छा प्रश्न है। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। तो भाई हमारे यहाँ हर समस्या का समाधान है, बहुत दूर नहीं, सब कुछ आपके पास है। हमें पता होना चाहिए। क्यों कहते हैं ऐसे? तो हम कभी भगवान को याद नहीं करते। भूत वूत चिपट गया, फिर महावीर याद आ जाते हैं, हनुमान जी याद आ जाते, लड़के हो लड़कियां हो, चालीसा बोलो वही, और उस समय जोर जोर से बोल रहे हैं। डर लग रहा है तब जोर से बोल रहे हैं ना। तो एक्चुअली ये जब भी ऐसी शक्तियां कभी आपका इनकाउंटर हो, किसी का भी हो, तो सबसे पहले तो आपकी कुंडली में यदि सूर्य को, जैसे मैं बार बार कह रही हूँ, क्योंकि आत्मबल, मैंने यदि नकारात्मकता को ही नकार दिया कि नो, कई बार ऐसा होता है कि बहुत सारी जगह होती है जो उन लोगों की होती है, ठीक है, जैसे वो वहां रह रहे हैं, अभी आपके घर पे कोई कब्जा करेगा, आप अलाउ करोगे? नो, राइट? द सेम वे दे आर लिविंग देयर, दे हैव देयर ओन स्ट्रक्चर। आप गए वहां, अपने अपने काम शुरू कर दिए, गड्ढा खोदा, मकान बना रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, तो वो उसमें जो प्रॉब्लम्स आ रही, आप उसी जगह पे स्ट्रांगली आप पहले पैर ठोक के बोल दो कि नहीं, ये जगह मेरी है, ठीक है, उसके ट्रीटमेंट करो प्रॉपर, एंड देन यू कैन गो फॉर इट। प्रॉपर ट्रीटमेंट होना चाहिए हर जगह। इसी तरह से जब शरीर में ये चीजें प्रवेश करती है, तो हनुमान जी की साधना सबसे बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, माँ काली की साधना, भैरव की साधना। लेकिन जिस शरीर में ये चीजें प्रवेश करती हैं, वो लोग ये साधना कर ही नहीं सकते, वो मंदिर ही नहीं जाएंगे। वो बालाजी के नाम से एकदम ऐसा बोलते हैं कि नहीं जाना है, बिल्कुल भी नहीं जाना है। नहीं जाएगा ही नहीं वो व्यक्ति, क्योंकि उसको मालूम है कि उसका वहां क्या हर्ष होने वाला है, क्या हाल होगा उसका, तो वो जाएगा नहीं। लेकिन यदि कोई ऐसे व्यक्ति है जो कि अपने आसपास बहुत नकारात्मकता फील कर रहे हैं, उनको पता है कि कुछ प्रॉब्लम तो है, लेकिन क्या है ये नहीं पता, ऐसे लोगों को साधारण स्तर पे हनुमान जी की उपासना करनी चाहिए। नहीं तो फिर माँ काली का एक सिद्ध मंत्र है, ऐम हेम श्रीम क्लीम चामुंडा विच्चय, ये माँ चामुंडा जो कि सारी तांत्रिक जितनी भी नेगेटिव एक्टिविटीज है उनको डिमोलिश भी करती है और उनको इन्वोक भी करती है। तो देखिए, जो जन्म दे सकता है वही मार सकता है, उसी के पास पावर है। आप किसी और से बोलोगे वो नहीं कर पाएंगे। तो आपका नॉलेज उतना हो या आपके पास ऐसे नॉलेजेबल लोग हैं, दे विल हेल्प यू आउट फॉर दिस। हम इसी तरह से नेगेटिविटी या फिर नजर किस तरह से काम करती है और उससे किस तरह से बचा जाए? हाँ, नजर दोष बहुत स्ट्रांगली, देखिए नजर दोष का तो ये होता है कि बच्चे से लेके बूढ़े तक को नजर लगती है। और हमारी फैमिलीज में ना ज्यादा होता है, यानी इंडियन फैमिलीज में, कि नजरों को बहुत ही मानते हैं, कि अगर हम
किसी से बात भी करे, सपोज हम्म। मैंने कोई नया काम चालू करा, किसी ने नया काम चालू करा, अब पेरेंट्स बोलते हैं कि बेटा बताना मत बाहर, हाँ। वरना नजर लग जाएगी, या किसी को बताना नहीं है पैसे के बारे में, या कोई भी नया काम शुरू करो, कुछ भी एक्सपेरिमेंट करो, बताओ मत कि नजर ना लग जाए। मैं तो जब भी अपने घर पे जाता हूँ मैं थोड़ा सा स्ट्रेस भी होता हूँ, मेरी मम्मी समझती है कि इसको नजर लगी है, वो तुरंत वो दिया और वो लेके आती है, बत्ती लेके आती है और ऐसे नजर उतारने लग जाती है। और आपने देखा होगा कि ये करने के बाद आपको भी रिलैक्स फील होता है। तो ये चीज कैसे काम करती है, हाँ। एनर्जी इस चीज में कैसे काम करती है नजर में? देखिए क्या है कि जैसे हमने कहा ना कि अभी हम सबके अलावा भी कुछ चीजें यहाँ पे हैं जो हमें देख नहीं पा रहे हैं, क्योंकि हमारी अभी दृष्टि में वो शक्ति नहीं है, ठीक है ना। जिस दिन हम साधना करके वो शक्ति हासिल कर रहे हैं तो दिखने लग जाता है। इसी तरह से नजर दोष बिल्कुल वैसे ही है कि हमारे आसपास कुछ ऊर्जाएं ऐसे काम करती हैं। जैसे एक एग्जाम्पल आप साधारण तौर पे समझिए कि ब्लेसिंग्स होती है, कोई आपको लगातार आशीर्वाद दे रहा है, ठीक है, तो कहीं ना कहीं आपको भी फील होने लगता है कि यार देखो उस दिन उन्होंने बोला था, आज मेरा ये हो गया काम। तो वो कहते हैं तो कॉन्शियसली होता है या ये एक्चुअली होता है? नहीं, ये बिल्कुल 100% होता है। और नजर का मतलब सिर्फ इतना नहीं कि जो आपका बुरा चाहते हैं उन्हीं की नजर आपको लगती है। माँ की नजर बच्चे को भी लग जाती है कि आप बहुत अच्छे तैयार होके निकले हैं, मम्मी बोल रही है अरे वाह बहुत अच्छा लग रहा है, थोड़ी देर बाद कुछ हो जाता फिर माँ खुद ही बोलने लगती है अरे मेरी नजर लग गई होगी, फिर वो उतारने लगती। तो क्या होता है कि एक कॉन्शियस भाव है वो, ठीक है, जैसे एनर्जीज काम करती, पूरा ऊर्जा का ही गेम है। आप ऐसे समझिए। तो उन्होंने तो नेगेटिव नहीं देखा, ठीक है ना, लेकिन वो भाव एक्सप्रेस हो गया उस समय किसी और ऊर्जा के साथ जिसने आपको उस समय चपेट में ले लिया कि अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है एंड देन द स्टार्ट्स। तो जो ये घर पे करते हैं ये मिर्ची करके काम आती है ये चीजें सारी? हाँ क्यों नहीं। जैसे अभी आप कह रहे हो कि पर्टिकुलर नॉलेज होनी चाहिए इस चीज की, हाँ तो ये चीजें इसके पीछे का साइंस क्या है कि मिर्ची से या फिर चप्पल से नजर कर जाती है, नमक से, हाँ है ना, दीपक की बत्ती से। देखिए क्या है कि जब हम कहते हैं कि कोई अच्छी या बुरी चीज होती है, जहर की काट जहर ही होता है, ये सुना होगा आपने, बहुत सारी मेडिसिन में हम विनम मतलब उसका उपयोग करते हैं। बिल्कुल ऐसे ही जब कोई नेगेटिव एनर्जी का इम्पैक्ट हमारे ऑरा पे पड़ गया है, क्योंकि हमारा शरीर पंचकोश शरीर है, जितना आपको दिख रहा है इतना नहीं, इसके अतिरिक्त भी आपके शरीर में भाव, ऊर्जाएं, आपकी फीलिंग्स, ठीक है, सारी चीजें इसी में देह के बाहर भी हम कैरी करते हैं, है ना। तो नजर का प्रभाव यहीं से शुरू हो जाता है, ठीक है, और वो जैसे जैसे बढ़ता है तो आपके बॉडी पे इम्पैक्ट होता है। उसी तरह से जैसे ही हम नजर उतारते हैं, नमक क्या है, नमक जैसे ही नमक लेके आपके आसपास आपके ऑरा से उतार के उसको ड्रेन कर देंगे, है ना, इस भाव के साथ कि जो भी नेगेटिविटी थी इस नमक के साथ निकल गई, है ना। दूसरा पानी होता है, जल से भी नजर उतारते हैं, है ना, जल आपकी वो नेगेटिव एनर्जी खींच लेगा, हाँ, और फिर उसको ड्रेन कर देंगे। इसी तरह से झाड़ू से, चप्पल से, है ना, वॉट एवर द नेगेटिव थिंग शुड बी कम इन द सेकेंड थिंग, वो उसमें आके और वो निकल जाएगा बाहर, बस इतना सा बात है। इसी तरह अग्नि तत्व हो गया, दीपक और बाती जो है अग्नि से, है ना, वो तो जितने भी एलिमेंट्स हैं, जिन 5 एलिमेंट्स से हमारी बॉडी पंचकोशीय शरीर हमारा बना है, इन्हीं एलिमेंट को कहीं ना कहीं इस्तेमाल किया जाता है नजर उतारने। तो ये नॉर्मल कोई पर्सन फील कर सकता है इस चीज को? तुरंत फील होता है, मेरी बॉडी में ही होता है कुछ ना कुछ फील। हाँ बिल्कुल। आप जैसे मान लीजिए कि जब नजर लगती है तो एक साधारण आप लोगों ने कभी ना कभी कनेक्ट करेंगे कि हैवी लग रहा है, अचानक सिर दुखने लग गया, कुछ भी नहीं हो रहा है, बस कुछ नहीं हुआ, आपका कोई रूटीन में बहुत बड़े चेंजेस नहीं आए, कोई वर्कलोड नहीं बढ़ा, पर आज अच्छा ही नहीं लग रहा है, ठीक है, या फिर है ना आपको ऐसा लग रहा है कि बहुत हैवी लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई हाथ पैर बांध दिए हैं ना, बहुत हेल्पलेसनेस लग रही है। और ऐसे समय में यदि आपकी उस नेगेटिव जो भी ऑरा में एक एनर्जी है उसको हमने प्रॉपर ट्रीट करके बाहर कर दिया, विद इन अ मिनट 5 मिनट आप हल्का फील करोगे, रिलैक्स्ड फील करोगे, क्योंकि वो जो एक एक्स्ट्रा बर्डन था जो दिखाई नहीं दे रहा है लेकिन है, वो निकल गया, उसको रास्ता मिल गया कहीं जाने का। और ये चीज अगर किसी के बिजनेस में इम्पैक्ट डाले तो बिजनेस में नजर लगती है, चलता हुआ काम रुक जाता है, आप बहुत अच्छा बिजनेस कर रहे हो, बढ़िया आपकी इनकम हो रही, रेवेन्यू जनरेशन हो रहा है, आपका स्टाफ सब बढ़िया है, सारी चीजें अच्छी काम कर रही, अचानक कई लोग आके बोलते हैं हम
दीदी पिछले महीने तक सब अच्छा था, इस महीने एकदम से सब पता नहीं कुछ क्या हो ठप हो गया। नजर लगती है, और नजर लगने के कई सारे कारण हैं बिजनेस में। एक तो कि आप बहुत ज्यादा बोल रहे हो, ठीक है। पहली चीज। दूसरा, आप दूसरे की ईगो हर्ट कर रहे हो जा जाके। कई बार लोग जानबूझ के करते हैं कि अच्छा, बिल्कुल। तो वो ईगो, आपने दूसरे की ईगो हर्ट की तो आपकी ईगो कितने दिन रहेगी? ठीक है, ये गलती नहीं करनी चाहिए। चौथी चीज की कोई बहुत दिनों से आप पे नजर लगा के रखा है, यार ये कैसे काम कर रहा है, मुझे समझ नहीं आ रहा है, इसने ऐसे क्या कर दिया जो बदल जाएगा। नेगेटिव उसके साथ भी होता होगा या हो रहा होगा, तो उसको आपका पॉजिटिव, अब वो एनर्जी ड्रेन होने लग जाएगी उस तरफ। फोकस कहाँ है? जैसे हम कहते हैं ना, हमारे विचारों में शक्ति होती है। एग्जैक्टली जब हम किसी काम को करने के लिए कोई दृष्टि या कोई एक फोकस करते हैं, पूरी एनर्जी हमारी उस विचार की तरफ चली जाती है। तो इसी तरह से जब ग्रहों की हम बात करते हैं, जिन लोगों की कुंडली में राहु केतु की स्थिति भी वीक है, सूर्य की स्थिति वीक है, चंद्रमा वालों को तो बहुत नजर लगती है। जिनका चंद्रमा वीक है, ऐसे लोग हमेशा नजर दोष का शिकार उनको इसकी कोई रहे। मैम रेमेडी बिल्कुल, यानी इंस्टेंट, अगर किसी को नजर उतारनी है, उसको फील हो रहा हो कि मेरे को नजर लगी है, देखिए, यदि बिजनेस की नजर की बात करें, ठीक है, तो बिजनेस पे जब भी आपको नजर लगे तो आपको शनिवार और रविवार के दिन का इस्तेमाल करना चाहिए। शनिवार के दिन आप जो पीली सरसों होती है वो, 5 लौंग और कुछ 2-3 लाल खड़ी मिर्च एक काले कपड़े में बांधिए, एक पोटली बनाइए, उसमें नमक की, खड़ा नमक जो है वो 1-2 डाली, वो भी रख के पूरी जगह रॉक घुमा सॉल्ट लीजिए, बताइए। रॉक सॉल्ट ठीक है, पूरी जगह आप घुमा लीजिए, और उसको ले जाके आप कहीं पर फेंक दीजिए, ड्रेन कर दीजिए। या ये पूरी प्रक्रिया होके आपने नेगेटिव एनर्जी कर दी, और उसके बाद आप एक चांदी का स्वस्तिक अपने मेन गेट पे लगा लीजिए। अब कोई भी नजर आएगी तो क्या होगा, उसको स्वस्तिक यानी जो शुभ का चिन्ह है उससे टकराना होगा। चांदी क्या है? चंद्रमा का कारक है। तो चंद्रमा सिर्फ हमारे मन का नहीं, हमारे धन का भी कारक है। तो जो रोक लगी होगी, जो चीजें होंगी, वो आपकी ठीक हो जाएंगी। इसी तरह से यदि अमावस्या का दिन बहुत स्ट्रांगली माना जाता है, जिन लोगों को बार बार नजर लगती है, ऐसे लोगों को अमावस्या की रात्रि में काला धागा लेना चाहिए अपनी हाइट के बराबर, और फिर उसको सरसों के तेल में भिगा देना चाहिए रात भर। अमावस्या के अगले दिन क्या है, अब चंद्र दर्शन शुरू हो जाएगा 2 दिन बाद से, ठीक है। तो आपको वो धागा निकाल के उसमें से पोंछ के उसको अपने हाथ में बांध लेना चाहिए, पैर में, कमर में। लड़के कमर में बांध सकते हैं, लड़कियों को कमर में नहीं बांधना। अब बांध लीजिए, आपको नजर लगनी कम हो जाएगी। और उस तेल को आप दीपक प्रज्वलित कर दीजिए अपने घर के बाहर, चौखट के आसपास, दूर थोड़ा। तो वो आपका जितना भी नेगेटिव होगा वो सरसों के तेल के साथ धीरे धीरे बर्न आउट हो जाएगा, और वो काला धागा आपको आगे प्रोटेक्ट करेगा। नजर दोष हमेशा जब भी होता है तो इसका ट्रीटमेंट आपको 2 तरीके से करना चाहिए। एक तो कि आप जो एनर्जी जिससे सफर कर रहे हैं वो हटा दो, और उसी समय प्रोटेक्शन शील्ड भी लगाओ, क्योंकि फिर रिपीट होगा, फिर आप परेशान होंगे। और एक समय के बाद वो प्रक्रिया फिर दोहराओ, ताकि आप यदि चपेट में हैं तो कम से कम आप उससे बार बार वो नहीं हो। जब 4-5 बार आप करते रहो कि मुझे 100%। और मैम इसी तरह से कई बार हमारे रिश्तों में या फिर लव लाइफ में नजर लग जाती है, तो उस चीज के लिए क्या उपाय किए जा सकते हैं? हाँ, लव लाइफ में भी नजर लगती है। एक तो बहुत ज्यादा शो ऑफ मत करिए। इसके साथ प्राइवेट रिलेशनशिप नहीं, देखिए बहुत ज्यादा आप क्या, शादीशुदा जीवन को आप कितना प्राइवेट रखेंगे वो सारी चीजें। हाँ, लेकिन लव लाइफ में बहुत ज्यादा चीजें होती हैं, देखने को मिलती है इस तरह की। इसको बहुत ही सीरियसली लेना चाहिए। जब रिश्तों को नजर लगती है ना, तो वो कंट्रोल नहीं कर पाता है कोई भी। ये बहुत इजी नहीं है। यदि आप सही समय पे सही व्यक्ति के पास पहुंच गए तो वहां ट्रीटमेंट हो जाएगा, लेकिन नहीं, आप नहीं कर पाए, समझ ही नहीं पाए, तो जो दूरी बढ़ेगी ना, फिर वो वापस गैप भर नहीं पाता है। तो यदि किसी व्यक्ति के साथ ऐसा बार बार हो रहा है और उसको समझ आ गया कि हाँ ऐसा हो रहा है, तो फिर जो पेयर है दोनों को नजर दोष का ट्रीटमेंट करना चाहिए। ठीक है, जैसे मैंने काले धागे वाला, अमावस्या वाला बताया। अमावस्या के दिन यदि भगवान शिव का अभिषेक आप कर देते हैं जल, दूध और काले तिल से, इस बात को लेके कि मेरा जो भी जो भी साथी है उससे और मेरे और हमारे रिश्ते पे जो नजर है उसको आप, भगवान शिव ने तो हलाहल पी लिया था ब्रह्मांड को बचाने के लिए, आप तो हमारा तो इतना सा, वो कोई फर्क नहीं पड़ता उनको, तो वो आप उनको समर्पित कर दीजिए कि जो है वो आपका ही है। सो वो वहां दोष समाप्त हो जाता है।
और मैम एक सबसे प्यारा क्वेश्चन जो कि सारे जानना चाहते हैं, एक एस्ट्रोलॉजर की डेली लाइफ क्या होती है? हाँ यानी कि वो नॉर्मल पर्सन से बिल्कुल अलग होता है, क्योंकि ना आजकल एस्ट्रोलॉजी में जैसे हम अगर किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हैं तो एस्ट्रोलॉजी को ना ज्यादातर एस्ट्रोलॉजर को तांत्रिक ही बोलते हैं कि ये भाई इनके पास मत जाओ, ये कुछ ना कुछ माइंड रीड कर लेते हैं और कुछ ना कुछ ऐसा बता देंगे आपको। यानी डेली लाइफ क्या होती है और ये चीजें आप कैसे हैंडल करते हो? देखो डेली लाइफ तो वैसी होती है जैसे आप लोगों की, आप अपने काम पे आते हो तो आपके पास एक आइडिएशन होता है कि मुझे जाके ये कंटेंट क्रिएट करना है, इस तरह से हमें आज स्टाफ से बात करनी है, ये करना है, वो करना है। डेली लाइफ यही होती है, लेकिन इसमें जो एक्स्ट्रा होता है दैट इज अ पार्ट ऑफ साधना। ठीक है, हर एस्ट्रोलॉजर जो भी एस्ट्रोलॉजी में काम करते हैं उनके अपने गुरु हैं, उनके अपने इष्ट हैं। ठीक है, वो इष्ट की साधना करने का जो समय होता है वो हर व्यक्ति को अपना लगता है समय। और जो आपने बात कही तंत्र की, तो एस्ट्रोलॉजी एक अलग पार्ट है और तंत्र पूरा एक अलग है। हाँ, लेकिन बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर तांत्रिक गतिविधियों में है और करते हैं। मैं खुद भी तंत्र से जुड़ी हुई बहुत सारी रेमेडीज में करती हूँ और करवाती हूँ। शेयर भी करना प्लीज। तो क्या तंत्र के कुछ गलत इम्पैक्ट्स होते हैं हमारी लाइफ पे? ऐसा कहा जाता है कि देखो, अगर तंत्र को आप समझिए, तंत्र क्या है? तंत्र का इंग्लिश मीनिंग में क्या होता है? सिस्टम। हाँ, ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल मुझे दिल्ली आना है ना, एक रास्ता है, मैं ट्रेन से आ जाऊं, मैं कार से आ जाऊं, ठीक है, मैं धीरे धीरे वॉक करके आ जाऊं या मैं प्लेन से आ जाऊं, कॉस्टिंग क्या होगी? सबकी अलग अलग। कॉस्टिंग मतलब एनर्जी, मुझे कितना खर्च, फ्यूल, अच्छा है ना, हर चीज की कॉस्टिंग डिफरेंट है। और इसमें मैंने क्या बचाया, क्या चीज आई? टाइम। तो क्या मिला मुझे? स्पीड। गॉट इट? तो किसी भी चीज के समाधान के लिए यदि आपको स्पीड से रिजल्ट चाहिए तो आपको स्पीड से रिजल्ट के लिए उतना फ्यूल यानी साधना खर्च करनी पड़ेगी। दैट इज अ तंत्र। बेसिकली तंत्र का मतलब, हर तंत्र का मतलब शमशान में जाके साधना करना नहीं होता है ना। लोगों ने अघोर पंथ जो है, हाँ, उसको और तंत्र को जोड़ दिया। तंत्र, देखिए, तंत्र के अधिष्ठाती देव, मतलब जो देव हैं भगवान शिव हैं। ठीक है, तो शिव को जो गुरु मानते वो तो वैसे ही तांत्रिक हो गए, क्योंकि तंत्र आ रहा है ना कहीं से, उसकी आपको एनर्जीज आ रही है। लेकिन उन्हीं की जो देवी हैं, दैट इज माँ त्रिपुरा सुंदरी, जिनको हम श्री विद्या कहते हैं, शक्ति कहते हैं, ठीक है ना, वो भी तंत्र की देवी है। लेकिन किस तरह के? राजसी तंत्र की देवी। राजसी कैसे? मतलब तंत्र के भी बहुत सारे साइड हैं। जैसे एक साइड है जो कि बिल्कुल अघोर में आप देखते हैं, जो शमशान में शव साधना वगैरह करता है और उससे एनर्जी इन्वोक करते हैं और एनर्जीज का प्रयोग करते हैं, उन आत्माओं का, उन शक्तियों का प्रयोग करते हैं दूसरों के लिए, उनके अच्छे बुरे के लिए, जो भी। इसीलिए तंत्र बदनाम हुआ। लेकिन तंत्र सिर्फ नेगेटिव करना नहीं है। आप बहुत ज्यादा प्रॉब्लम में हो, कोई बहुत बड़ा लिटिगेशन का केस है, जैसे अभी कुछ समय पहले की बात है कि वो दोषी नहीं थे, उन्होंने बताया कि मेरी कोई गलती नहीं है, लेकिन मैं इस तरह के मामले में फंस गया हूं और यदि ये चीज मेरे ऊपर और थोड़े दिन और चली तो मेरा पूरा जो करोड़ों का बिजनेस है वो तो खराब होगा, साथ में इतने 450 लोगों की नौकरी चली जाएगी। आपके कोई क्लाइंट थे? हाँ जी। तो फिर उस चीज के लिए हमने उन चीजों का प्रयोग किया, वो तंत्र साधना, जो उस समय का, जो उनकी कुंडली के हिसाब से और जो उस समय का कर्म था, वो हमने किया और पूरा सब कुछ ठीक हो गया। आज उनका बहुत बढ़िया चल रहा है काम। तो उस समय आपको स्पीड की जरूरत है, क्योंकि उस समय आप वेट नहीं कर सकते हो कि ठीक है आप ये धीरे धीरे आप ये शिव जी को जल चढ़ा लीजिए, आप दुर्गा चालीसा का पाठ कर लीजिए, क्योंकि समय नहीं है। यानी मंजिल एक ही है, डायरेक्शन अलग अलग है सब चीजों की। रास्ते कह सकते हैं, रास्ते अलग हैं, लेकिन रास्ते में भी देखिए क्या है कि वो आना चाहिए। फिर पता चला कि तंत्र करने के चक्कर में पीढ़ियां खराब हो जाती हैं। हाँ, जो आपने यदि देखिए तंत्र सिर्फ ये तो हमने वो परेशान थे तो वो किया, लेकिन कई लोग ऐसे होते हैं, तंत्र के ऐसे भी केस हमारे पास आते हैं जिसमें परिवार में ही लोग एक दूसरे को बहुत ज्यादा हानि पहुंचाते हैं। बिकॉज ऑफ क्या है उसके पीछे? मन, प्रॉपर्टी, धन, है ना, या किसी के प्रति जलन, द्वेष, ये भाव के साथ।
अब इसमें वो खुद तो इन्वॉल्व हुए, उन्होंने किसी जानकार व्यक्ति को इन्वॉल्व किया, उसके माध्यम से उनका कराया, हेल्थ के इश्यूज हो गए, उनके पूरे परिवार में उनका बिजनेस खराब हो गया, आगे शादी नहीं हो रही, बच्चे नहीं हो रहे, जिनकी शादी हो गई, जिनकी शादी हो गई उनकी शादियां टूट गई। ये एक नहीं कई केसेस में देखा, और बहुत दूर के लोग नहीं होते हैं करने वाले, खुद के आसपास हाँ। के लोग ही होते हैं जिन पे आपने किसी न किसी समय में बहुत बिलीव किया हो, पैसे का लेन देन हो, बिल्कुल है ना, ईगो का क्लैश हो, ठीक है, इस तरह के लोग फिर इन चीजों को, इन ऊर्जाओं को इस्तेमाल करते हैं गलत तरीके से। लेकिन ये जितने भी लोग होते हैं, इनको ये नहीं पता है कि इनकी पीढ़ियां कितना कष्ट भोगेंगी, और सिर्फ एक जन्म नहीं, कई जन्मों तक भोगना पड़ेगा। कई जन्मों तक। जब हमारे पास कुंडली आती है और कुंडली को हम देखते हैं, और उसमें ही पता चल जाता है कि इन्होंने पिछले जन्म में क्या किया होगा, इनके पूर्व जन्म में इनके कर्म कैसे रहे होंगे, जिसके कारण आज ये परेशानी लेके आए। इसीलिए हर व्यक्ति को हमारी जितनी भी प्रैक्टिस है ज्योतिष की, जितने भी लोग हैं एस्ट्रोलॉजर, ये जरूर कहते कि आप अपने कर्मों पे भी काम करो, क्योंकि जो आपको रेमेडीज बताई जा रही है साधारण नहीं है। बिल्कुल मैम एक चीज मैं पूछना चाहूंगा, जो चीजें हमारी कुंडली में लिखी होती हैं वो चीजें होंगी, लेकिन क्या कर्म किसी तरह से उसको इम्पैक्ट करता है कि हम उस तरह की चीजें करके उसको बदल सकते हैं? हाँ बिल्कुल, बिल्कुल कर सकते हैं। देखिए, जो लिखा है कुंडली में, ग्रहों की जो स्थिति है, वो तो एक डेस्टाइन्ड है ही कि वो होना है, ठीक है। एस्ट्रोलॉजी आपको कैसे मदद करती है कि मैंने आपको ये कहा कि वहां पे गड्ढा है निखिल, थोड़ा बच के चलिए, तो आप किस चीज से बचेंगे? आप गड्ढे से। साइड से गाड़ी निकाल लेंगे हाँ, तो आप चोट से बच जाएंगे, लेकिन कहीं ना कहीं जाके आपको थोड़ा बहुत तो उसके चपेट में आना पड़ेगा, ठीक है। पूरी तरह 100% नहीं होता, लेकिन व्यक्ति अपने कर्मों से अपने लिखे हुए को बदल सकता है, ये क्षमता हर व्यक्ति के अंदर है, और ये गीता में कहा गया है। प्रेजेंट लाइफ में कर सकते हैं ये चीज। हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। आपके कर्म इतने अच्छे होने चाहिए, आपका डिवोशन इतना अच्छा होना चाहिए, आपका जो दूसरों के प्रति भाव है, विचार इतना अच्छा होना चाहिए। कोई आपके साथ कुछ भी कर रहा हो, लेकिन आपके अंदर ये आपकी आत्मशक्ति इतनी मजबूत होनी चाहिए कि आप किसी के साथ नहीं करोगे, तब जाके कहीं ना कहीं हाँ, लेकिन ये कर सकते हैं। तो जिस तरह से कुंडली देखकर किसी कुछ प्रिडिक्ट करके मुश्किलों से बचा जा सकता है, अगर आपके पास एक ऐसा मौका हो कि आप पास्ट में जाकर किसी ऐसे इंसिडेंट्स को बदलना चाहें, किसी ऐसी चीज को, या फिर किसी ऐसे इंसान की किसी मुसीबत को सही करना चाहें, तो वो क्या चीज होगी? मैं अपने भारत को गुलाम होने से बचाऊंगी। अब वो कैसे? वो तो आपने मुझसे ये पूछा कि क्या करोगे कैसे करोगे, तो पास्ट में जाके करूंगी, लेकिन मैं उन परिस्थितियों को बदलूंगी जिसके कारण, क्योंकि वो आपसी द्वेष जो भी राजाओं के बीच में रहे, जिसके भी कारण हमारा देश वर्षों तक गुलाम रहा, अंग्रेजों का कहें, मुगलों का कहें, जो भी, और जो हमारी संस्कृति का जो लॉस हुआ है, उस सबको मैं बचाना चाहती हूँ। मैं पास्ट में जाके ये काम करना चाहती हूँ। और अभी हमको आजाद हुए 75 इयर्स ऑलरेडी हो चुके हैं, और देश काफी अच्छी ग्रोथ कर रहा है। तो फिलहाल हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी की कुंडली क्या कहती है? नरेंद्र मोदी जी की कुंडली में जो चीजें हैं, उसका एक पार्ट ही अभी भारत ने देखा है, क्योंकि भारत की कुंडली और नरेंद्र मोदी जी की कुंडली को जब हम देखते हैं, तो अभी जिस तरह से उनका मंगल इस मार्च के बाद जो परफॉर्म करने वाला है, दैट वाज वेरी, मतलब ये समय अभी देखा नहीं है किसी ने, इस तरह का समय होगा, बहुत कहना चाहिए बहुत ही टफ और हार्ड डिसीजन वाला होगा, उनके जो देश के लिए बहुत हितकारी है। नहीं, उनके द्वारा लिए गए डिसीजन, उनके लिए खाली उनके द्वारा उनकी लिए जो गए कुंडली है उसमें जो मंगल की स्थिति है, वो उनके पराक्रम की पराकाष्ठा का समय होगा, क्योंकि उनका मंगल अभी और ज्यादा इम्पैक्टफुल होने वाला है। जैसे कहते हैं ना कि किसी व्यक्ति के पास अभी कुछ काम है और आपने उसकी पावर को बढ़ा दिया, तो ऐसे ग्रहों की जब पावर बढ़ती है तो व्यक्ति की क्षमता कई गुना बढ़ जाती है, ठीक है। बस ये कंडीशन अब होने वाली है, अब ये और ज्यादा बढ़ेगा। जो अभी तक हमने, मैं वही कह रही हूँ, जो अभी तक हम सबने देखा है, पॉलिसी में चेंजेस देखे हैं, अचानक से नोटबंदी हुई, अचानक से 370 खत्म हो गई, अचानक से 3 तलाक खत्म हो गया, और अचानक आप देखेंगे कि राम मंदिर का इतना भव्य उद्घाटन, इतना भव्य कि पूरी दुनिया देख रही है आज भारत की तरफ। तो ये साधारण बातें नहीं है, लेकिन इससे भी असाधारण होने के लिए तैयारी
हो रही है, उसकी नींव रख गई, क्योंकि मंगल जैसे ही मार्च के बाद चेंजेस होंगे, ये बहुत ही हार्ड कहना चाहिए कि बहुत स्ट्रॉन्ग टाइम होगा भारत के लिए अगले 2 वर्ष। यानी अगले 2 वर्ष बहुत 26 26 के अंदर। और ये भारत की कुंडली पे भी एप्लीकेबल हो रहा है, इसीलिए तो जो नक्षत्र की बात करते हैं, भारत पे कौन राज करेगा वाली बात है पूरी तरह से। यानी कि बिल्कुल। 2024 तो इलेक्शन। जो कुंडली मैच करेगी हाँ वही उस पे सुटेबल बैठेंगे, हाँ इजंट बिल्कुल। इट? तो वो पूरा काम उसी तरह से होता है, जो हमने देखा है ना पास्ट में, उन चीजों से भी बहुत बेहतर होने वाला सो है। 2024 इलेक्शंस का क्या प्रेडिक्शन है आपके अकॉर्डिंग? देखिए, इलेक्शन का प्रिडिक्शन में पॉलिटिकल प्रिडिक्शन बहुत नहीं करती, मैं सोचती हूँ देश मोदी जी की के कुंडली बारे के में यदि according। कहते हैं। हाँ, तो अभी अगले 2 साल, जैसे मैंने कहा कि मोदी जी के लिए बहुत और अच्छा, देश के लिए बहुत अच्छा समय, मोदी जी की बजाय हम देश की बात करें, और 2 साल बाद 2 साल के बाद चीजों में परिवर्तन होगा। सो अभी मोदी जी की कुंडली क्या कहती है? मोदी जी की कुंडली से ज्यादा जरूरी है भारत की कुंडली पर विचार करना, क्योंकि जब हम भारत देश की हमारे बात करते हैं तो उनको जो लीड करने वाले लोग हैं उनकी कुंडली के साथ क्या सामंजस्य बन रहा है। यदि मोदी जी के बारे में आप बात कर रहे हैं और उनके मंगल की जो स्थिति है, जो नक्षत्र है अश्लेषा, और उसी में भारत की स्थिति बन रही है, तो ये बनेगा कि जो भारत के लिए लिए गए निर्णय होंगे वो बहुत स्ट्रांग होंगे और बहुत मजबूत होने के साथ बहुत बड़े क्रांतिकारी टाइप के परिवर्तन होंगे देश के लिए, जो बहुत कहना चाहिए इसको सकारात्मकता लाएंगे लंबे समय के लिए। अभी ये हो सकता है कि मोदी जी या जो भी भारत की कुंडली के अनुसार अब जो भी अगली सरकार होगी उसके द्वारा लिए गए निर्णय इतने ज्यादा स्ट्रांग होंगे जो कि हमारे आने वाले 100 वर्षों को लिखेंगे या उसके क्रिएशन होंगे ये निर्णय, ताकि उस तरह की लाइफस्टाइल में लोग प्रवेश कर सके, उस तरह की चीजों में जीवन को आगे बढ़ा सके। इसलिए यदि आप मोदी जी की बात कर रहे हैं तो उनके मंगल से मैं एक उदाहरण देना चाहूंगी कि मार्च के बाद से उनके मंगल में जो परिवर्तन हो रहे हैं वो बहुत ही स्ट्रांग परिवर्तन है और वो भारत की कुंडली के साथ बहुत बढ़िया सामंजस्य बना रहे हैं, जिसमें कि बहुत मजबूती के साथ लिए गए निर्णय इम्प्लीमेंटेशन में आ जाएंगे और वो इम्प्लीमेंटेशन बहुत लंबे समय तक हमारे देश में हमें देखने को मिलेगा, और ये बड़े परिवर्तन के साथ। और ये जो इतना स्ट्रांग मोदी जी की कुंडली है आफ्टर मार्च, वो कब तक रहने वाली है? 2026 मिड तक। और उसके बाद ये नहीं है कि कुंडली खराब हो जाएगी या भारत की दशा में तो बहुत पॉजिटिव परिवर्तन आने हैं। लीडरशिप में कोई चेंजेस की स्थिति बन सकती है, लेकिन वो घटेगा या नहीं घटेगा ये अभी नहीं कहा जा सकता। उसका रीजन ये है क्योंकि गोचर में भी चीजों का परिवर्तन होगा। भारत गोचर मतलब? जब गोचर यानी होता है जब प्लैनेट्स चलते हैं तो वो राशि परिवर्तन करते हैं। अच्छा, ठीक है, उसको भी गोचर कहते हैं। ऐसे हम 120 साल की कुंडली भी बना सकते हैं। 120 वर्ष ज्योतिष के अनुसार हम अगले 120 वर्ष में क्या चीजें होंगी उसकी भी प्रेडिक्शन हो जाती है, चंद्रमा, सूर्य और बाकी ग्रहों की स्थिति और चाल के अनुसार। लेकिन 2.5 साल बाद जो अभी निर्णय लिए गए हैं उसको भारत की जनता कैसे स्वीकार करती है उसके ऊपर सारे, क्योंकि एक्सेप्टेंस बढ़ेगा बहुत ज्यादा और वो स्ट्रांगली बढ़ेगा। कहना चाहिए कि इम्फेसिस करके या किसी भी तरह से वो जो किया जाता है वो चीज होगी। तो जब हम इंसानों की कुंडली बनाते हैं तो अक्सर डेट ऑफ बर्थ, टाइम या प्लेस ऑफ बर्थ के अनुसार कुंडली बनाई जाती है। तो भारत की कुंडली किन चीजों को देखकर बनाई गई है? देखिए, भारत की कुंडली जैसे व्यक्ति की बनती है तो देश, काल, परिस्थिति, ऐसे स्थान की भी कुंडली बनती है। ऐसे व्यक्ति की बनी है, ऐसे किसी परिस्थिति के अनुसार काल प्रश्न चक्र भी कहते हैं उसको, या प्रश्न कुंडली भी कहते हैं। जैसे आपने इस समय मुझसे ये प्रश्न किया है तो इस समय की भी कुंडली बन जाएगी। मतलब सिर्फ व्यक्ति की कुंडली नहीं बनती है, 3 चीजों की, तीन स्थितियों को जब हम दर्शाते हैं तो व्यक्ति की भी बनेगी, काल की भी बनेगी और स्थान की भी बनेगी। जिन 3 चीजों को फैक्टर माना गया। आप साइंस में किस चीज में होते हैं हम? टाइम एंड स्पेस, ठीक है, और प्रेजेंट हो गया आपका, है ना। तो जो टाइम और स्पेस जहां पे भी होगा, जहां स्पेस होगी उसका टाइम होगा, तो कुंडली तो बनेगी। और ये प्रेडिक्शन यानी कितने % एक्यूरेट होती है? जैसा कि आपने बताया मोदी जी के बारे में, तो
कितने परसेंट चांसेस हैं कि chances है ये सही चीज होगी? सही होगी। जिस तरह से ग्रहों की चाल अभी है और सारी चीजें हमें दिखाई देने शुरू हो जाती है। ऐसा नहीं होता है कि कोई चीज एकदम से घट जाएगी, एकदम से जीवन में आपके एकदम सामने छोटे आ छोटे जाएगी। इम्पैक्ट्स होंगे। आपको बहुत सिंपल इंडिकेशन दिखने को मिलेंगे। आप देख लीजिए इसकी बहुत छोटी सी, बहुत सारे ऐसे निर्णय हैं जो हमारी सरकार ने किए हैं और बहुत बड़े डिसीजंस और हैं। ऐसा नहीं है कि उन निर्णयों का विरोध नहीं हुआ है, बहुत हुआ है। लेकिन क्या हुआ, फाइनली क्या हुआ, गवर्नमेंट ने नहीं लिया कुछ भी। इम्प्लीमेंटेशन हुआ। हाँ, 370 का इम्प्लीमेंटेशन हुआ। कौन चाहता था? कश्मीर के अलावा लोग जानते भी नहीं थे कि 370 का क्या इम्पैक्ट होगा, पर पूरे भारत ने सपोर्ट किया, पूरे देशवासियों ने सपोर्ट किया। बिल्कुल। आपको और मुझे फर्क नहीं पड़ रहा है वहां की चीजों से, लेकिन फिर भी हम चाहते हैं कि वो हमारा हिस्सा है ना। इसी तरह से दूसरे 3 तलाक वाली बात जब करते हैं तो एक वर्ग विशेष के लिए है, लेकिन उसकी खुशी सब में है और इम्प्लीमेंट कहाँ हुआ है। तो ये जो फोर्स ऑफ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द लॉ है ये बहुत तेजी से बढ़ेगा। दूसरा, मैं जो मंगल की बात कर रही हूँ, तो आप देखिएगा कि आर्मी से रिलेटेड या जो भी हमारी फोर्सेस है ना, उनसे रिलेटेड बहुत बड़े डिसीजन होंगे, लैंड से रिलेटेड बहुत बड़े डिसीजन होंगे, डेवलपमेंट से रिलेटेड बहुत बड़े डिसीजन होंगे। मैं यही कहना चाह रही थी, जब मंगल सेना का कारक है, मंगल जमीन का कारक है, तो जब मंगल अपनी चीजों पे आता है, जिस व्यक्ति का मंगल अपनी पराकाष्ठा पे होता है, पराक्रम की, वो व्यक्ति बोलेगा कि खड़े हो जाइए, आप बिना चूक किए खड़े हो जाएंगे। वो बोलेगा बैठ जाइए, आपके पास जवाब नहीं होगा और आप बैठेंगे, नहीं चाहते हुए भी। ये पावर है मंगल की। ठीक है। अभी देश में बहुत बड़ा डिस्प्यूट चल रहा है ज्ञानवापी और काशी को लेकर जी। सो एस्ट्रोलॉजी के अनुसार वहां पे क्या रिजल्ट देखने को मिल सकता है अगले कुछ सालों में? अगले कुछ सालों में तो जैसे अयोध्या में आपने रिजल्ट देखा, हमने इंतजार किया, लेकिन फाइनली वही हुआ जो सत्य है। ज्ञानवापी में तो ऑलरेडी सबको पता था, पहले से ही पता था। एएसआई का जो रिजल्ट आया है, इसके पहले से एवरीवन नोस कि वहां पे क्या था। तो वो चीज अभी तो मंदिर की वैसे ही बहुत ज्यादा विकास योगी जी के सरकार में हो चुका है, तो अब बाकी वही हिस्सा लेके उसको ग्रोथ करना है, वही होगा। जो चीज जहां थी वही हो रही है, उसमें कोई बड़े फेरबदल नहीं हो रहे हैं। हम इतिहास में वो था, वो उसको किसी ने चेंज किया, वहां से उठा के उसको वापस उस जगह पे प्रतिस्थापित कर रहे हैं, दैट्स ऑल। ये आपके पर्सनल थॉट्स हैं या एस्ट्रोलॉजी या फिर कुंडली ये कहती है? देखिए, एस्ट्रोलॉजी की यदि मैं बात करूं तो एस्ट्रोलॉजी में वो चीजें ऑलरेडी उजागर हो रही है। मैं आपसे भारत की कुंडली की ही बात कर रही हूँ। तो भारत के भविष्य की, भारत की कुंडली की जब हम बात कर रहे हैं, तो ये सारी चीजें देखने को, भारत का नाम तक बदल गया। आप बाकी बातें क्या कर रहे हो, इंडिया से हम भारत हो गए, संविधान में हम भारत हो गए, इससे बड़ी और क्या बात हो सकती है। तो जो आप कुंडली की बात कर रहे हैं, कुंडली तो बदली ही ना, चेंज तो हुए, और चेंज होने के साथ इम्पैक्ट देख रहे हैं हम सब। अच्छा, एक फिलोसफर है थे नासिर वेदाम, उनकी एक प्रिडिक्शन है कि 2030 तक वर्ल्ड वॉर 3 हो सकता है, और जिसमें भारत उभर कर एक सुपर पावर के तौर पे उभरेगा और यूएस बहुत ज्यादा हद तक खत्म हो जाएगा। कुछ ऐसी कंट्रीज हैं जो बचेंगी ही नहीं। सो आपको क्या लगता है एस्ट्रोलॉजी के अनुसार ये किस हद तक सही हो सकती है? हाँ, नास्ट्रेडामस की बहुत सारी प्रिडिक्शंस बहुत सही हुई हैं पिछले समय में भी, और जिस तरह से अभी हम भारत की कुंडली की बात कर रहे हैं, जो देश की दशा और दिशा, लीडरशिप हम देख रहे हैं, उसमें यदि उनकी प्रिडिक्शन को और ऐड कर लिया जाए तो बहुत हद तक सही है, क्योंकि हम विश्व गुरु बनने की राह पे नहीं, हम ऑलरेडी उस मुकाम पे हैं। सिर्फ ये है कि कुछ लोगों ने मान लिया, कुछ लोग मानने वाले हैं, दैट्स ऑल। इससे कोई बहुत खास बात नहीं है। जो नहीं भी मानता है वो बाद में आके झुकी जाता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि जब हम उस पावर की और सत्ता की बात करते हैं, और सिर्फ वो पावर हासिल करके किसी को डोमिनेट करने वाली भारत की पावर नहीं होगी। भारत एक बहुत बड़ी हेल्पफुल पावर के रूप में लोगों के सामने आएगा, जो दूसरों की मदद और दूसरों को मार्ग दिखाने, प्रशस्त करने के लिए सामने आएगा। उस समय जरूरत होगी, और उस समय पूरा देश उस चीज को मानेगा। और जैसे उन्होंने कहा है कि हाँ, एक वार जैसी स्थिति होगी, ये तो वैसे भी देखने को मिल रही है अभी, जिस तरह से हम ग्रह देख रहे हैं। तो उसमें, क्योंकि आप कहीं साइड, आप मीडियम, अभी तक आप इतने सालों से बहुत सारी चीजें
देश दुनिया में हो रही है, और आप मध्यस्थता में या आप कहीं ऐसी जगह खड़े हैं ना इधर ना उधर, ऐसी वाली स्थिति में। लेकिन कुछ चीजों में आप देखिए कि पिछले समय में भारत ने बहुत स्ट्रॉन्ग डिसीजंस लिए, अपना स्टैंड लिया इंटरनेशनल पटल पे। तो जब आप अपने डिसीजन दे रहे हैं, आप मनवा रहे हैं, मान रहे हैं, और वर्ल्ड एक्सेप्ट कर रहा है, करना ही पड़ेगा। तो आप पावर को कहीं ना कहीं देख ही रहे हो ना कि आ रहा है, क्योंकि आपसे उम्मीद रखते। पावर एक ऐसी चीज है, वो हर किसी से नहीं की जा सकती। आप पावर की उम्मीद या आप उस शक्ति का प्रयोग जो रहता है वो आप हर किसी से उम्मीद नहीं कर सकते। उसी से पावर की उम्मीद की जाती है जिसके पास क्षमता होती है।